9th क्लास सीबीएसई बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। उसके ये शॉर्ट आंसर्स हैं, कुछ आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, नेम 2 फॉडर क्रॉप्स ग्रोन बाय फार्मर फॉर देयर कैटल। कैटल माने होता है गाय भैंस। फॉडर क्रॉप मतलब गाय भैंस जिन फसल को खाती हैं वो कौन सी ऐसी फसल है, उनका नाम बताइए। फॉडर क्रॉप जिसको जानवर खाते हों। तो पहली है बरसीम, दूसरी है सोरघम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन। व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कायदे से याद करिएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसी रिवॉल्यूशन थी जिसके बाद से जो गेहूं की फसल थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान पैदा करने लगे थे और हमारे भारत देश में फिर खाने की कमी बंद हो गई थी। उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब याद क्या करोगे, व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ मैनी फोल्ड इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। या मैनी फोल्ड आप नहीं याद कर सकते हो तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, उसने फसलों की बढ़ोतरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज़ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटीज़। जैसे अलग अलग वैरायटी की चीज़ें होती हैं उनकी क्रॉस ब्रीड करा के एक नई जाति बनाई जाती है, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। याद करना बहुत मुश्किल है, फिर से देखो, हाइब्रिडाइजेशन इस उतर जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटीज़। सब वर्ड अलग अलग याद करिए। अब अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन को आपको समझाऊं कि ये क्या होता है तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे आप कभी कभी बाज़ार में देखते हो कि कोई आम है वो छोटे साइज़ का है लेकिन वो बड़ा मीठा है, और एक आम है वो बहुत बड़े साइज़ का है लेकिन वो बिल्कुल भी मीठा नहीं है। तो दोनों पेड़ों की उन जातियों को जिसके बीज होते हैं उनको हम मतलब आर्टिफिशियल तरीके से उनके जो बीज होते हैं उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं। फिर ऐसा पेड़ पैदा होता है जिसके कि आम बड़े बड़े भी पैदा होते हैं और वो उतने ही मीठे होते हैं। तो वो जो फसल का बीज होता है जिसके अंदर ये गुण आ जाता है उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो ये इसका मतलब है, लेकिन डेफिनेशन आपको ये याद करनी है, आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। ये ग्रीन मतलब इन चारों क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम सम म्यूटेंट वैरायटीज़ ऑफ वीट डेवलप्ड इन इंडिया। भारत में कुछ गेहूं की मतलब नई नई तकनीकें भी डेवलप की गई हैं, उनके नाम बताओ। तो पहला है शरबती सुनारा, पूसा लरमा एक्सेट्रा। तो 2 नाम दिए हैं, आप इनको धीरे से स्पेलिंग सहित याद कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल न्यूट्रिएंट इज़ एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनता है पेड़ों के अंदर, वो किस न्यूट्रिएंट की बदौलत बनता है, किसकी वजह से बनता है, पेड़ क्या यूज़ करते हैं, तो वो मटेरियल का नाम है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। पेड़ में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है जब खाना वगैरह बनता है, तो कौन सा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट होता है, आयरन एंड कॉपर। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है तो आयरन एंड कॉपर, अगर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल है तो मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, वाई इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजेशन डेट्रीमेंटल फॉर एनवायरमेंटल। बीच में क्या होता था ना, जब नई नई फर्टिलाइज़र की खोज हुई थी तो किसान खूब फर्टिलाइज़र खेत में डालने लगे तो उससे नुकसान होने लगा। तो बहुत ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइज़र यानी खाद डाल देंगे, आर्टिफिशियल खाद डाल देंगे, तो उससे वातावरण को क्या नुकसान होता है या क्यों नुकसान होता है। तो द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, ये आपने उतार लिया, कॉजेज़ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, उससे वातावरण को प्रदूषित करता है। एज देयर रेसिडुअल एंड अनयूज्ड अमाउंट, अगर ये न याद कर सको तो बस इतना भी याद कर लोगे चल जाएगा, एज देयर अनयूज्ड अमाउंट। जैसे हमने मिट्टी में डाला तो पेड़ ने कुछ यूज़ किया, कुछ नहीं यूज़ किया। एक्यूमुलेट इन वाटर एंड सॉइल, तो वो ज़मीन से बह बह के पानी के माध्यम से या मिट्टी में अंदर चला जाता है, तो हमारा पानी प्रदूषित हो जाता है और मिट्टी हमारी बंजर हो जाती है। इसके बाद मैं आगे ये बताना चाहूँगी कि ज़मीन में हम लोग पेड़ों में कई तरह की खाद डालते हैं। एक होती है जो आर्टिफिशियल बनी होती है, उसको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। एक होती है ग्रीन मैन्योर और एक होती है कंपोस्ट। तो अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ग्रीन मैन्योर क्या होती है और कंपोस्ट क्या होती है। फास्ट ग्रोइंग लेग्यूमस सच एज सन हीप, काउपी आर ग्रोन इन द फील्ड। इवन बिफोर दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस दे आर मल्चड इन द फील्ड बाई प्लविंग। These decompose in the field to form green manure। कुछ ऐसे लेग्यूमिनस पेड़ होते हैं, जैसे मान लो सनहेम्प है, ठीक है, उनको खेत में उगाया जाता है और वो पूरा पैदा हो उसके पहले ही
उनको चूर कर दिया जाता है और ज़मीन के अंदर उनको मिक्स कर दिया जाता है पेड़ को। ये फिर खेत में ग्रीन मैन्योर का काम करते हैं। तो उससे जो खाद बनती है, यानी जो हरे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, फूलों की पत्तियां हैं, लेगुमिनस पेड़ों की पत्तियां हैं, अगर उन पत्तियों को हम ज़मीन में खाद की तरह दबा दें ज़मीन के अंदर, तो वो ग्रीन मैन्योर का काम खेतों के लिए करती हैं और खेतों को बहुत अधिक उपजाऊ बनाती हैं। तो उसकी याद करना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या क्या याद करोगे? फास्ट ग्रोइंग छोड़ दो, यहाँ से याद कर सकते हो लेग्यूमिन्स सच एज सनहीप, कोई एक ले लो, ग्रोन इन द फील्ड एंड बिफोर दे आर एबल टू प्रोड्यूस, या ये कर सकते हो एंड फिर यहाँ से लगा दो दीज आर मल्चड इन द फील्ड बाई प्लविंग। देखो फिर से निशान लगाओ, लेग्यूमिनस सच एज सनहीप आर ग्रोन इन फील्ड, देन दे आर मल्चड इन द फील्ड बाई प्लविंग, दीज डिकम्पोज इन द फील्ड टू फॉर्म ग्रीन मैन्योर। तो इस तरह से आप आंसर आसानी से याद कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज़ कंपोस्ट। ये कंपोस्ट क्या होती है? कंपोस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर derived फ्रॉम गार्बेज, सीवेज, स्लज, एनिमल रेफ्यूज़ एक्सेट्रा। जैसे गाय होती है उसका गोबर हो गया, कूड़ा करकट हो गया, इन सब को जब ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है तो कुछ दिनों बाद वो खाद में बदल जाता है, तो उसी से कंपोस्ट बनती है। ग्रीन मैन्योर में केवल हरी पत्तियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं, लेकिन कंपोस्ट में जानवर का रेफ्यूज़ होता है, गार्बेज होता है, कूड़ा करकट भी होता है। तो कंपोस्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर डिराइव फ्रॉम गार्बेज, सुवेज, एनिमल रेफ्यूज़ एक्सेट्रा। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे बहुत। नाउ अगले क्वेश्चंस जो हैं, चलो शुरू करते हैं। व्हाट आर वीड्स? वीड्स क्या होता है? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो विद द क्रॉप प्लांट। हम जब खेत में फसल लगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, तो उसके साथ कुछ पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं अगल बगल पेड़ के, और वो पेड़ की जो चीज़ें होती हैं, मिनरल वाटर, वो जो पेड़ को देते हैं वो खुद ही यूज़ कर डालते हैं। तो इसीलिए उनको अनवांटेड प्लांट कहा जाता है, क्योंकि उसकी वजह से पेड़ आगे पैदा नहीं हो पाते। तो मेन आंसर क्या है? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो विद द क्रॉप प्लांट्स। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्हाट आर वीड्स। व्हाट आर स्मूथर क्रॉप्स? स्मूथर क्रॉप्स क्या होती हैं? सम क्रॉप प्लांट्स डू नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ वीड्स इन द फील्ड। अब कुछ ऐसे पेड़ भी लगाए जाते हैं जो इन वीड्स प्लांट को पैदा ही नहीं होने देते, उनको कहते हैं स्मूथर क्रॉप। जैसे एग्जाम्पल है सोयाबीन है, मिलेट है, बाकी छोड़ दो, ठीक। तो क्रॉप प्लांट्स विच डू नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ वीड्स आर कॉल्ड स्मूथर क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन एंड मिलेट। अगला क्वेश्चन, व्हाट बायोलॉजिकल मेजर इज़ यूज टू कंट्रोल वीड। एक वीड पैदा होती है बहुत ज़्यादा पेड़ों के साथ, उसका नाम है ऑप्टोनिया, ठीक है। उसमें वो ना पैदा हो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? कोनिकल इंसेक्ट इराडिकेट्स ऑप्टीनिया। एक तरह का मच्छर होता है, ये ऑप्टीनिया वाली बीमारी को पैदा नहीं होने देता। इसके बाद है हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ हंगर बी टैकल्ड इन इंडिया। भारत में भूख की कमी को हम कैसे टैकल करते हैं? बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फूड ग्रेन्स की हम खेती करें और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फॉलो करें। नाउ व्हाट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जैसे क्वेश्चन नंबर वीड्स है, व्हाट इज़ वीड, उसी तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब ज़रूर याद करना है कई बार आपको। अब आ रहा है क्वेश्चन व्हाट इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ द सक्सेसफुल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर हायर प्रोडक्शन विदाउट डिस्टर्बिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है कि जैसे जो भी नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास खेत है, हमने खेत में खेती करी। अब खेती जब करी तो खेत में खेती करने के लिए हमको खाद चाहिए, तो हमने उसी खेत में जानवर भी पाल लिए। तो जानवरों का जो गोबर था वो हमने खाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया, और जो खेत में फसल हुई तो उसमें से जब आटा दाल चावल निकल जाता है तो बीच की जो खरपतवार बच गई, पेड़ पत्ती बच गई, वो जानवर को चारे की तरह खिला दी। तो इसका जो बचा सामान था वो उसके काम आ गया, उसका बचा सामान इसके काम आ गया, और उसी ज़मीन में जानवर भी पल गया और खेत की फसल भी पैदा हो गई। तो हाँ, और जानवर का फिर दूध हमको मिला, उसको भी बेच के हम पैसे कमा सकते हैं। इधर जो पेड़ पैदा हुआ उससे भी हमने बेच करके पैसे कमा लिए। तो ऐसा एग्रीकल्चर का मतलब हर चीज़ हम इस्तेमाल कर सकें, उसका जो वेस्ट मटेरियल भी हो रहा है वो कहीं पर हमारे यूज़ आ रहा है। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
ठीक है, तो आप डेफिनेशन को ध्यान से देखो कैसे याद करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ द सक्सेसफुल एंड जुडिशियल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स फॉर हायर प्रोडक्शन, मतलब हमारी जितनी पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा हम कमा पाएँ, विदाउट डिस्टर्बिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन उससे वातावरण को भी कोई नुकसान ना हो, एंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारा ये नहीं कि हम आज अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ बचे ही ना, उसको भी हम और भी ज़्यादा चीज़ें दे सकें, तो उसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। डेफिनेशन बहुत कठिन है याद करना, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद करके प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडिजिनियस ब्रीड ऑफ काऊ। कौन सी ऐसी काऊ की मतलब ब्रीड्स हैं जो मतलब बहुत अच्छी मानी जाती हैं, मतलब उनमें वैरायटीज़ पैदा की गई हैं, तो बस नाम याद कर लो, गिर, सहीवाल, रेड सिंधी, 3 नाम दिए, कोई 2 भी याद कर सकती हो। अगला क्वेश्चन है, नेम एनी 2 वायरल डिसीज़ ऑफ पोल्ट्री, मतलब पोल्ट्री फॉर्म में ज़्यादातर जानवरों को बीमारियां फैल जाती हैं, तो ऐसी कोई 2 बीमारियों के नाम बताओ, रानीखेत एंड फाउल पॉक्स। अगला क्वेश्चन है, विच पोल्ट्री ब्रीड इज़ द मोस्ट पॉपुलर विद पोल्ट्री ब्रीडर्स। कौन सी पोल्ट्री ब्रीड जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो वाइट लेगॉर्न इज़ द मोस्ट पॉपुलर एग लेइंग पोल्ट्री ब्रीड। वाइट लेगॉर्न नाम की जो वो होती है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब मुर्गी है ये जो कि अंडे देती है, बिकॉज इट हैज़ अ स्मॉल साइज़, लेस फूड एंड लेज लार्ज नंबर ऑफ एग। उसका साइज़ छोटा होता है, यानी कम जगह में हम ढेर मुर्गी बैठा सकते हैं, रख सकते हैं, और वो खाना भी कम खाती है लेकिन अंडे बहुत ज़्यादा देती है। तो कौन सी ऐसी ब्रीड है, वाइट लेगॉर्न, ठीक। और वो क्यों अच्छी है, क्योंकि उसका साइज़ कम है, तो ज़्यादा मुर्गी एक जगह हम पाल सकते हैं, और वो ढेर सारे अंडे देती है और खाना भी कम खाती है, इंसान को ज़्यादा उसे खाना नहीं खिलाना पड़ता। नेम द हार्मोन्स यूज्ड फॉर कलेक्टिंग फ़िश सीड। कौन से हार्मोन्स हैं जो कि फ़िश सीड को कलेक्ट करते हैं, बस नाम याद कर लो, ओवेरियम, ओवेटाइड और नोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 एक्जॉटिक एंड 3 इंडिजिनियस वेराइटी ऑफ फिशेस। 3 मछलियों के नाम बताओ, तो सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये एक्जॉटिक वेराइटीज़ हैं। इंडिजिनियस में काटला, राहू, मृगल, ये वेराइटीज़ हैं। तो आप 2-2 नाम याद कर लो दोनों क्वालिटी के, ठीक है। नेम एनी 2 इंडियन स्पीशीज़ ऑफ हनी बी। 2 मधुमक्खियों के नाम बताओ, ठीक है, जो कि भारत में जिनको पाला जाता है शहद बनाने के लिए। तो एपिस डॉर्सेटा साइंटिफिक नाम है, उसको रॉक बी के नाम से जाना। ये जो टेढ़े में लिखा है ना एपिस डॉर्सेटा, ये साइंटिफिक नाम है। जब बायो में हम पढ़ते हैं तो एक साइंटिफिक नाम होता है और एक कॉमन नेम होता है, तो जो रॉक बी है ये कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम एपिस डॉर्सेटा, इसी तरह दूसरा याद कर लो। अगला क्वेश्चन है, नेम द कॉमन पेस्ट ऑफ हनी बी। हनी बी के मतलब कुछ नाम बताओ, तो वास्प है, वैक्स मॉथ है एंड माइट्स है। ये छोटे छोटे नाम है, मेरे ख्याल में मुझे इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, सब में बस एक एक याद कर लो और कुछ नहीं।